आज हम बात करने वाले हैं लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट। और आपने मुझे बार बार कहा प्रियंका, सिर्फ लिविंग ट्रस्ट नहीं, लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट। तो इसी बात से शुरू करते हैं। ये जो रिवोकेबल आपने बीच में ऐड किया, इसका क्या मतलब है? तो हम हमेशा जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो हम विल के बारे में सोचते हैं, और विल इज़ अ रेवोकेबल डॉक्यूमेंट। मैं अपनी विल कितनी बार भी चेंज कर सकता हूँ। तो लोगों को लगता है अगर मैं ट्रस्ट में प्रॉपर्टी डाल दूंगा तो मेरा कंट्रोल इस पर ख़त्म हो जाएगा, मेरा अधिकार ख़त्म हो जाएगा। तो हम ट्रस्ट भी ऐसी बना सकते हैं जो रेवोकेबल हो। मतलब आप जो भी फैसला उसमें लिख रहे हैं या जो भी अपनी मन की, उसे आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, वो आखिरी फैसला नहीं है। अब आप समझिए, मैंने लिविंग मतलब मैंने अपने जीते जी ट्रस्ट बनाई। टेस्टामेंट्री होती है मेरी डेथ के बाद बनती, तो ये लिविंग ट्रस्ट है, मैंने जीते जी ट्रस्ट बनाई। इसको मैंने रेवोकेबल रखा, मैंने अधिकार रखा अपने पास कि मैं इसे कभी भी चेंज कर सकता हूँ या डिसॉल्व कर सकता हूँ कभी भी, राइट। तो मेरे पे पूरा अधिकार है, मेरे पे पूरा कंट्रोल है, और मैंने अपने जीते जी अपनी संपत्ति इसमें ट्रांसफ़र कर दी, राइट। ये मैं एज इंडिविजुअल भी बना सकता हूँ, एज कपल भी बना सकता हूँ। मतलब मैं और मेरी वाइफ मिलके एक ट्रस्ट बना सकते हैं, मैं अकेली अपनी ट्रस्ट बना सकता हूँ, मैं अपनी ट्रस्ट अलग बना सकता हूँ, मेरी वाइफ अपनी ट्रस्ट अलग बना सकती है, और हम अपनी कॉमन प्रॉपर्टी एक तीसरी ट्रस्ट बना सकते हैं। इसको बहुत सारे तरीके हैं करने के, और हर एक का बेनिफिट और लॉस है। पर बेसिकली आपको समझना है कि ऐसी ट्रस्ट जो आपके कहने पर रिवोक हो सकती है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। और इसका बेसिक फ़ायदा क्या है कि आपने कहा कि मेरे बाद मेरी सारी संपत्ति मेरे स्पाउस की है, मेरी वाइफ की है, या वाइफ ने भी उसी ट्रस्ट में कहा कि मेरे बाद मेरी सारी संपत्ति मेरे हस्बैंड की है। उसके बाद आपने कहा ये जो हम दोनों के बाद ये संपत्ति इस रेशियो में हमारे बच्चों में बटेगी। अब ये रेशियो या ये एक दूसरे को जाएगी, ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये कभी भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि बच्चों को इस बात की एश्योरेंस ना हो कि एक बार ट्रस्ट में प्रॉपर्टी आ गई तो ये कुछ नहीं कर सकते। अब तो हमें एश्योर्ड ऑफ इनहेरिटेंस हो गए। जब उन्हें पता है कि भाई आपके पास अधिकार है इसे बदलने का, तो शायद वो आपका ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब आपके पास अभी भी पावर है। ओके, सो दीपक सर, विल भी आपने हमें यही समझाया था कि आप विल चाहे जितनी बार चाहें उतनी बार बदल सकते हैं, और ट्रस्ट में भी वही है। अगर रिवोकेबल ट्रस्ट है, विल भी रिवोकेबल है। आपको मन करे आप बदलें, रिव्यू तो करते ही रहना है, पर बदलने के लिए तो आपने कहा था उसमें भी आप बदल सकते हैं, और ट्रस्ट में भी आप रिवोकेबल ट्रस्ट में तो बदल। फिर दोनों में अंतर क्या है? अब विल में क्या होगा, आपकी डेथ के बाद कोर्ट के प्रोसेस से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी लोगों को जिसको आप देना चाहते हैं। ट्रस्ट में आपने जीते जी ट्रांसफ़र कर दी, तो कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं चाहिए, ना प्रोबेट चाहिए, ना किसी कहीं पे जाने की ज़रूरत है। ट्रस्ट डीड ही वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा ट्रांसफ़र का। विल चैलेंज हो सकती है, ट्रस्ट चैलेंज नहीं हो सकती, क्योंकि आपने जीते जी ट्रांसफ़र कर दिया। आपके जीते जी कौन ट्रांसफ़र करेगा? आपके जीते जी अगर चैलेंज कौन करेगा? वो तो आपको चैलेंज करना पड़ेगा ना। आप एलआई आप बोलोगे नहीं मैं कर रहा हूँ, मेरी संपत्ति है। आपके मरने के बाद वो कह सकते हैं कि इनको इन्फ्लुएंस किया गया, इनको डराया गया, इनको ये करा गया, वो करा गया। वो सब तभी हो सकता है जब आप नहीं होंगे। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि आपके विल का सबसे अच्छा एग्जीक्यूटर कौन है? आप खुद। अगर आप ही अपनी विल अपने लाइफ टाइम में एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट करके चले जाओगे तो लड़ाई के चांस, कोर्ट के झगड़े, ये सब खत्म हो जाता है। और लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट में मैं वो कर देता हूँ, मैं अपनी विल खुद ही इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। उसमें लिखा है, पूरे स्कीम पूरी लिखी है, पहले इसको जाएगा, फिर इसको जाएगा, फिर इसको जाएगा। तो मैं पूरा कंट्रोल बना के रख रहा हूँ, राइट। पर ये सब कब कर रहा हूँ मैं? अपने लाइफ टाइम में। मेरे मरने के बाद कुछ नहीं होगा, पहले ही हो गया सब कुछ। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर आप इनकैपेसिटेटेड होते हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई, आपको एक डर लगता है कि हम कभी भी पैरालिटिक हो सकते हैं, डिमेंशिया, अल्जाइमर हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में तो विल काम आएगी ही नहीं, क्योंकि विल तो पोस्ट डेथ डॉक्यूमेंट है। पर ट्रस्ट के अंदर आपने क्लॉज डाला कि मैं अगर इनकैपेसिटेटेड होता हूँ तो मेरी वाइफ मेरे प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजंस ले सकती है। अब वाइफ को भी कहीं नहीं जाना कोर्ट में, अपने आप जब वो इनकैपेसिटेशन की स्थिति आएगी वो डिसीजन लेना शुरू कर देगी। तो आपका कंट्रोल 100% आपकी प्रॉपर्टी पे, इनकैपेसिटेशन से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, और झगड़े के चांस कोई नहीं है। इसीलिए वर्ल्ड ओवर लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बन रही हैं, और ये विल को रिप्लेस करती जा रही हैं। ऑलराइट, तो फिर क्या अगर लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट बना दिया तो फिर उस फैमिली को फिर विल बनाने की ज़रूरत नहीं है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग तब भी ज़रूरत है। और रीज़न क्या है? आपने लाइफ टाइम में सारी चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ तो बच जाएगा। तो जो हम कहते हैं ना पोर ओवर विल, वो तब भी बनाए।
ठीक है। और वो जॉइंट विल भी हो सकती है मोर ओवर कपल की, और वो सेपरेट विल भी हो तो सकती है। यानी आपने एक ट्रस्ट बनाया, उसमें आपने डिसाइड कर लिया आप किसको क्या देना चाहते हैं और ये सब, इसके बाद जो चीजें बची हैं उसके लिए आपको एक विल क्रिएट करना होगा। राइट, तो दोनों साथ साथ चलेंगे। दोनों साथ साथ चलेंगे। तो आप कब कहते हैं कि आपको कब विल बनाना है और कब आपको ट्रस्ट बनाना है? मतलब एक तो टाइमलाइन की बात हुई, और दूसरी क्या कुछ ऐसे भी होगा कि आपको लगता है नहीं इनको ट्रस्ट की जरूरत नहीं है, विल इज गुड इनफ? अगर आप एक सिंगल पेरेंट हैं, एक ही बच्चा है, आपको लगता नहीं कि उसके आगे, उस बच्चे के आगे लाइफ में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होने वाली है अपने स्पाउस वगैरह से, तो मे बी अ विल इज़ मोर देन इनफ। पर अगर आप एक कपल हैं, राइट, और कपल होने के बाद आपका एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तो लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट जरूर बनानी चाहिए। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप चाहोगे कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे के जाने के बाद इसी रेशियो में बच्चों पे जाए। विल में प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही आपने अपनी प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को दी विल में, तो अब स्पाउस की विल काम करेगी, तो आपका तो अधिकार नहीं रहा ना उसे बांटने का। ट्रस्ट में आप सेकंड स्टेप पे भी बांट सकते हो, तो वो अधिकार बनाए रखते हो, राइट। तो इसीलिए वो लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट उस स्थिति में बेटर हो जाएगी। पर आपका सिंगल बच्चा है, सिंगल पेरेंट हो, सब कुछ उसी का है, तो आपको लगा कि एक विल बना दो बस काफ़ी है। इसकी शादी में भी मुझे नहीं लगता कोई आगे इसके स्पाउस से प्रॉब्लम होगी या क्रेडिटर से प्रॉब्लम होगी, तो मे बी विल इज मोर देन इनफ। तो फिर जब आपके मल्टीपल बच्चे हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, Right. और आप चाहते हैं कि उसमें आप सब कुछ जीते जी बता कर जाएं, तो ट्रस्ट बनाना एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन। बता के जाएं और एनफोर्स करा के जाएं। ओके, इन्फोर्स इज एन इम्पोर्टेंट वर्ड। वेरी गुड, यही इन्फोर्स होगा, क्योंकि ट्रस्ट में इन्फोर्स होगा। बता के तो विल में भी ट्रस्ट में जाए, अगर कोई फॉलो नहीं करे, मान लीजिए कि ऑप्शन ही नहीं है। वो ट्रस्टी कर ही नहीं सकता जो ट्रस्ट डीड में नहीं लिखा। अच्छा, ट्रस्ट को भी एग्जीक्यूट करने वाला कोई बनाना होगा, जैसे विल में आप एग्जीक्यूशनर तो वो ट्रस्टी होता है। तो एक ट्रस्ट में, जैसे हमने पहले भी बताया, एक सेटलर होता है जिसने ट्रस्ट बनाई। इस केस में ये तो या तो ये सिंगल पर्सन होगा या ये कपल होगा सेटलर, ये खुद ही ट्रस्टी होंगे इन दोनों, और जब तक ये अलाइव हैं ये दोनों ही बेनिफिशरी हैं। तो हस्बैंड वाइफ सेटलर हैं, हस्बैंड वाइफ ट्रस्टी हैं, हस्बैंड वाइफ ही बेनिफिशरी हैं, राइट। हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को कुछ होता है तो हम एक और ट्रस्टी ऐड कर लेते हैं, राइट। अब कुछ होता है, 2 चीज़ हो सकती हैं, तो या तो एक दोनों में से एक की डेथ हो गई, या इन दोनों में से एक इनकैपेसिटेटेड हो गया, तो एक ट्रस्टी और ऐड हो जाएगा, क्योंकि हर समय ट्रस्ट में 2 ट्रस्टी होने अनिवार्य हैं। और इनकैपेसिटेशन के केस में उसमें लिखा होगा, इनकैपेसिटेशन के केस में जैसे मैंने लिख दिया कि उसके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं जिस इनकैपेसिटेड पर्सन के, वो ट्रस्ट पे करेगा। 20 ग्राम गोल्ड के बराबर पर मंथ पैसे दिए जाएंगे, तो 1.5 लाख रुपए के आसपास आपको पैसे हर महीने ट्रस्ट दे रहा है उसकी वाइफ को, उसके केयर के लिए। और लिविंग और उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो सीधे हॉस्पिटल को पे करे जाएंगे। तो मैं इनकैपेसिटेशन के लिए बचा लिया। दोनों की डेथ हो गई सपोज, हस्बैंड और वाइफ की, तो अब बच्चे आ जाते हैं एज बेनिफिशियरी। तो सक्सेसर बेनिफिशियरी बच्चे हैं, तो बच्चे एकदम स्टेप इन करेंगे। और बच्चों को क्या मिलेगा, या तो मैं एक तरीका हो सकता है, मैं कहूँ हम दोनों की डेथ हो गई, इतना पैसा इसको देना, इतनी प्रॉपर्टी इसको देना, और ख़त्म ट्रस्ट। या मैं उसको चलाए रखता हूँ आगे के टाइम तक। मैं कहता हूँ ठीक है, अब ये बच्चे अभी इतने मैच्योर नहीं हुए, ये पैसे के सब ध्यान रख पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इनको 35 साल की एज में करेंगे। 18 से 35 या 12 से 35 जो भी अभी इनकी एज है, उस टाइम तक इनके खर्चे मीट आउट करते रहो और इनको लाइफ सपोर्ट देते रहो। हम इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं जो विल में इम्पॉसिबल है। ये सब चीज़ें विल में नहीं हो सकती। वही मैं जानना चाह रही थी कि अगर कोई आपकी बात सुन कर कहे कि अब मुझे शायद लिविंग ट्रस्ट बनाना चाहिए, रिवोकेबल ट्रस्ट बनाना चाहिए, तो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे, क्या फ़ायदे हैं इसके? व्हाई यू शुड हैव अ लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट? तो अगर आप कंट्रोल मेंटेन करना चाहते हैं प्रॉपर्टी पे अपने बाद भी, तो ट्रस्ट इज़ द ओनली ऑप्शन। और रेवोकेबल ट्रस्ट में फ़ायदा क्या है कि कंट्रोल ट्रांसफ़र के बाद भी आपके पास है ट्रस्ट में, राइट। इररिवोकेबल ट्रस्ट बनाने का बस मेरे को तो एक ही रीज़न लगता है, अगर आपके पास क्रेडिटर्स की प्रॉब्लम है, आपने बहुत लोगों से उधार लिया हुआ या पर्सनल गारंटी दी हुई है, या आपको लगता है कि स्पाउस के साथ कोई इशू है, बच्चों के स्पाउस के साथ कोई इशू है, तो वो इररिवोकेबल ट्रस्ट प्रोटेक्शन देती है, रेवोकेबल ट्रस्ट नहीं देती है। तो वहाँ पर एक कमी है रेवोकेबल ट्रस्ट की। दैट मीन्स कि रिवोकेबल ट्रस्ट से कोई जो है अपना उधार या कुछ बकाया आपसे वसूल कर सकता है, आराम से कर सकता है। ओके। लेकिन आपने कहा ट्रस्ट चैलेंजेबल नहीं है। ट्रस्ट तो चैलेंजेबल नहीं है, बट ट्रस्ट के अंदर जो ट्रांसफर पैसा है उसको ले सकता है, क्रेडिटर भी ले सकता है, सेपरेटिंग स्पाउस भी ले सकता है। ओके, क्योंकि वो लॉ मानता है कि रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एन एसेट इज नॉट अ ट्रांसफर। ओके, सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इररिवोकेबल और रिवोकेबल में। पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये प्रॉब्लम होती ही नहीं है। एक आम इंडियन कपल है तो उसके लाइफ में क्रेडिटर्स की प्रॉब्लम नहीं होगी,
राइट, सेपरेटिंग स्पाउस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो और वो चाहेगा कि अधिकार बनाए रखूँ, मेरे पे पावर रहे, पावर मेरे हाथ से ना जाए, है ना। वो आदमी जीते जी चाबी नहीं छोड़ना चाहता तिजोरी की, तो चाबी अपने हाथ में रखना चाहता। इसमें चाबी आपके पास है, आप कभी भी सामान डालो, कभी भी सामान निकालो ट्रस्ट में से। सो दैट मीन्स डॉक्टर जैन कि आपकी फैमिली की क्या सिचुएशन है, क्या डायनामिक्स है, वो भी डिसाइड करें। वो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी स्थिति। पर बहुत सारे लोगों को मैं कह सकता हूँ लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन एंड मच बेटर देन विल, मच बेटर देन विल।